हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर कवर हो चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस सेशन में हम वर्ब का पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बन चुका है और ये सेकंड पार्ट रहेगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेयर एंड नीड के यूज के। ठीक है, इसके क्या क्या यूज है डेयर एंड नीड्स के, तो वहाँ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके यूज को देखेंगे कि डेयर एंड नीड्स। ठीक है, डेयर एंड नीड्स इसका यूज क्या है। तो डेयर मतलब होता है दुस्साहस व्यक्त करता है, और नीड जरूरत, यानी कि जो डेयर वर्ड होता है ये क्या करता है, दुस्साहस को व्यक्त करता है, किसी के अंदर जो हिम्मत है, ठीक है, उसको ये एक्सप्रेस करता है। जबकि नीड क्या करता है, किसी के ज़रूरत को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का ज़रूरत है तो आप नीड वर्ड यूज करेंगे, और किसी के अंदर हिम्मत है जो कोई काम कर सकता है तो उसके लिए डेयर का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है। तो जो डेयर और नीड है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो मेन वर्ब के रूप में और मॉडल दोनों के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि ही नीड्स मी, तो यहाँ पे नीड्स क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, एम भी मतलब मेन वर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, शी नीड्स नॉट डेयर टू गो देयर, यानी कि उस डेयर यहाँ पे क्या हुआ, मेन वर्ब का काम कर रहा है कि उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया नीड, तो नीड यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडल्स का काम कर रहा है कि यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नीड मॉडल का काम कर रहा है। तो ये जो डेयर है और नीड है, ये दोनों क्या, एक दोनों का काम करता है, मेन वर्ब और मॉडल दोनों का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। तो अगर जब हम मॉडल का प्रयोग करेंगे तो ये पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है, आई नीड हेल्प हिम, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव और सेंटेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, ये निगेटिव में होगा। ठीक है, आई नीड टू हेल्प हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नीड टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे जो नीड है ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस। तो इस तरह आपको समझ में आ गया डेयर एंड नीड का यूज। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी सारे पॉइंट क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए दिया गया है कि अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो क्या हो पॉजिटिव में हो तो उसके में क्या होगा कि टू के बाद जो है वर्ब वन का प्रयोग होता है। जैसे कि दिया गया है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यानी कि यहाँ पे नीड्स के बाद क्या किया गया है, टू के साथ वर्ब वन का यूज किया गया है। वैसे ही दूसरा दिया गया है, ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, तो यहाँ पे समझ में आ गया, डेयर एंड नीड्स का प्रयोग अगर पॉजिटिव वाक्यों में हो तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो निगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर देखिए जो नीड वर्ड है या फिर डेयर वर्ड है तो इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो निगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया है, आई नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए एक सेंटेंस सही हो जाएगा। ही डेयर नॉट चीट एनी वंस अगेन, तो ठीक है, इसमें भी टू का प्रयोग नहीं किया गया है। निवेदन के लिए निम्नलिखित मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप किसी से कोई निवेदन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो मॉडल क्या है, कैन है, कूड है, मे है और वुड है। तो देखिए फ्रेंडली रिक्वेस्ट का यूज होगा कैन का, जैसे कैन आई टेक योर बाइक, जैसे आप अपने दोस्त से क्या बोलेंगे कि क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ। कूड क्या होगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट, जिस किसी से आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो कूड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, तो जैसे मान लीजिए कि मिस्टर सिंह के आप जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं उनसे पूछेंगे कि क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। और मैं है रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट के साथ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, जैसे आप क्लास में घुसने से पहले रिक्वेस्ट के साथ ही पूछेंगे। ठीक है, ना कि फ्रेंडली पूछेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। क्लास के अंदर जो टीचर है वो क्या है, रिस्पेक्टेबल है, इसलिए हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। वुड क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, इससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वुड का प्रयोग करेंगे, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, पोलाइटली किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो समझ गए, इन मॉडल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो निवेदन करने के लिए किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न काल एवं वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूला में व्यक्त होते हैं। नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग देखें, तो देखिए जो वॉइस और मॉडल्स है इनका अलग अलग फार्मूला में प्रयोग होता है। क्या होता है, अलग अलग फार्मूला में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इन्फिनाइट
इंडिफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसको पैसिव बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर मॉडल्स आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब थ्री आएगा, फिर बाई, तब सब्जेक्ट आएगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा। परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मॉडल हैव बीन वर्ब थ्री बाई सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। तो इसमें सिंस और फोर के साथ में टाइम का प्रयोग होता है और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो जो कंटिन्यूअस होता है उसका पैसिव नहीं होगा, या तो कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो समझ गए होंगे मॉडल्स का प्रयोग अलग अलग काल में कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूला को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल्स के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग वर्ब वन फॉर्म में होता है। तो जैसे हम मॉडल्स के प्रयोग करेंगे उसके बाद वर्ब का प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में होगा, तो वर्ब वन के फॉर्म में होगा। ऐसा कि हम लोग इस फार्मूला में देखे हैं, इस टेबल में देखे हैं, ठीक है। मॉडल्स का प्रयोग परफेक्ट के नीचे दिए गए फार्मूला में देखें और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। तो जो यहाँ पे फार्मूला दिया गया, क्या दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। तो देखिए क्या दिया गया है कि कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हो गया, हैव शुड हैव कम हो गया, कुड हैव गॉन हो गया, नीड नॉट हैव सीन हो गया इत्यादि, तो वाक्यों में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। तो एक ऐसा भी वहाँ पे इसका मीनिंग रहता है जो क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा होता है, ठीक है। किसके उल्टा होता है, जो वाक्य होता है उसके जस्ट उल्टा, यानी कि विपरीत होता है। जैसे दिया गया है कि आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, तो इसका मीनिंग पहला क्या होगा, आई हैड द एबिलिटी, यानी कि मेरे पास एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, तो हिडन इसका मीनिंग क्या होगा, एक तो मीनिंग जो बता रहा है कि मेरे पास योग्यता है, दूसरा इसका मीनिंग क्या होगा कि आई डिडंट स्कोर दाउ आई हैड द एबिलिटी, यानी कि मेरे पास योग्यता होने के बाद भी मैंने ऐसा नहीं किया। मान लीजिए कि आप पढ़ने में तेज हैं फिर भी आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यू शुड वर्क हार्ड, तो ये क्या है, एक सजेशन है, यानी कि आपको हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो समझ गए ये सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है और थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिए। बहुत कम टाइम रह गया है तो जो भी चीज़ है बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया है, चौथा एग्जाम्पल दिया गया है, यू शुड हैव वर्क हार्ड, हिडन मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, यू डिडंट, यानी कि तुम, मतलब इसका मतलब यही है ना कि एक तो सजेशन दिया गया पहला, इस पहले वाले एग्जाम्पल में कि आपको और कठिन परिश्रम करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम आने वाला है तो हम आपको यही बोलेंगे ना कि आप और भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप पहले 4 घंटा पढ़ते थे तो अब 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए। तो वो हम आपको सजेस्ट किए। दूसरा मीनिंग तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको हम बोल रहे हैं कि अब तुमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब अभी भी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए क्या दिया गया है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, जैसे कि डू हो गया, हैव हो गया, बी, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स हैं। ये सब क्या है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स है, डू, हैव और बी। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में किया जाता है। तो ये सारे वर्ब दिख रहे हैं, इनका कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में ही किया जाता है। जैसे कि डू का फॉर्म इस प्रकार है, डू या डज, डीड और डन। तो फर्स्ट वर्ब कौन कौन सा है, डू या डज। सेकंड वर्ब टू क्या है, डीड है, और वर्ब थ्री डन है। जैसे एग्जांपल दिया है कि आई डू माई वर्क, तो मेन वर्ब डू का काम कर रहा है यहाँ पे, और डीड क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है, यानी कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो मेन वर्ब तो नो हो गया, लेकिन डीड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऐसे ही दूसरा क्या दिया गया, हैव के फॉर्म इस प्रकार हैं। तो हैज और हैव तो आप जानते ही हैं। दूसरा पास्ट में हैड होता है, और मतलब V2, और वर्ब थ्री भी क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि हैव का प्रयोग पोजेशन, यानी कि अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका किसी चीज़ पे अधिकार है, ठीक है, यानी कि आई हैव ए कार, तो अब कार पे आपका ही अधिकार है क्योंकि मेरे पास एक कार है, तो एक अधिकार दर्शाता है क्या, हैव। दूसरा यहाँ पे हैव का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है, तो जब परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब होता है कोई भी सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम, यानी कि मैंने उसे नहीं देखा है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कौन, हैव। ऐसे हैड का भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय से मैं उनका क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, वेटिंग हो गया, जबकि हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल क्या दिया गया है, सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग फोर्स एक्शन यानी कि दबाव में किए जाने वाले कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड यानी कि मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। ही हैड टू लीव हर जॉब यानी कि शी हैज़ टू लीव हर जॉब यानी कि उसे अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा क्या दिया गया है, बी के फॉर्म इस प्रकार हैं। जो बी होता है इसका फॉर्म क्या है, बी है इज, एम, आर या फिर वाज वेयर हो जाएगा, वर्ब टू और वर्ब थ्री बीन हो जाएगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देखें तो इनका प्रयोग हम लोग देखते हैं कि एम क्या हो गया, मेन वर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, आई एम ए डॉक्टर। वाज क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे बीन क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सारे सेंटेंस गौर से देखेंगे। अब बात करते हैं मेन वर्ब का, किसका, मेन वर्ब का। तो देखिए मेन वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री के साथ आईएनजी फॉर्म तथा एस या एस फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में मेन मतलब काम कर रहा हो, ठीक है, जो मुख्य कार्य क्रिया कर रहा हो उसको ही मेन वर्ब बोलते हैं। और इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, फिर वर्ब के साथ आईएनजी या फिर वर्ब के साथ एस या एस फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नो वर्ब, तो नो का वर्ब टू न्यू हो गया और नॉन क्या हो गया, वर्ब थ्री हो गया। तो ये सारे मेन वर्ब्स हैं और इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मेन वर्ब वाक्य में टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म में परिवर्तन होता है। तो जैसे टेंस होगा उस हिसाब से हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, अगर क्लास 5-6 से ही आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है। तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट, और दूसरा क्या है, पास्ट सेकेंड फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रुप वन का जो प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है, पार्टिसिपल्स है, आईएनजी और एस आई एस, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 फॉर्म्स दिए गए हैं वर्ब के। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। आप आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर करके जो भी वर्ड आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं है, तो आप याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत सिंपल वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ब के फॉर्म्स है ये तो याद आपको होना ही चाहिए। बहुत सारे होते हैं जो सिमिलर भी होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार वहीं पे क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। जब स्पॉटिंग एरर का बात पूछा जाएगा तो वहाँ पे घुमा दिया जाता है। देखिए ग्रुप टू थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ग्रुप टू क्या कर रहा है। तो देखिए ग्रुप टू क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वर्ब में सेकंड फॉर्म एवं थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो इसके ऊपर में तो सब चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब टू और वर्ब थ्री है वो एक जैसे होंगे। फर्स्ट फॉर्म में ईडी और ईएन तथा टी लगाकर सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एब्यूज में ईडी लगा दिया, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, ठीक है, और एब्यूजिंग और एब्यूज। तो देखिए इसमें बस सेकंड और थर्ड क्या है, सेम लग रहा है, एक्टेड एक्टेड लग रहा है ना। तो ये सारे आपको नोट कर लेना है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ब्स हैं, जैसे कि एड हो गया, तो एड जो क्या हो गया, वर्ब वन हो गया, इसमें ईडी और ईडी लगा के वर्ब टू वर्ब थ्री लगा दिए। वर्ब फोर कैसे करते हैं, आईएनजी लगा के और एस लगा के एस या एस वाला फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे ये सारे वर्ब्स हैं। आप थोड़ा सा वीडियो हम यहाँ पे रोक दे रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर से देखिए बाई मतलब खरीदना, कॉल मतलब पुकारना, कैरी मतलब ले जाना। तो जो सारे वर्ब हम डेली जो क्रिया कर रहे हैं उसका ही ये सब यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे बहुत मतलब कॉमन वर्ड हैं, इसको आपको याद रखना ही रखना है कैसे भी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब तो याद ही होना चाहिए। क्योंकि जितने वर्ब से हम काम कर रहे हैं वही तो हम किसी को बताते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करना है। लोग आपसे यही चीज़ पूछता है ज़्यादातर इंग्लिश में। अगर आप बात करना चाहते हैं तो पहले फॉर्म्स जो वर्ब्स के फॉर्म्स है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्म्स है वर्ब के, और इसको मतलब बताना क्या, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा, ये तो आपको याद करना ही है। बहुत सारे जो छोटा मोटा जो आप ग्रामर का बुक वगैरह खरीदेंगे ट्रांसलेशन का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए बस टाइप जो अलग अलग ग्रुप है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ग्रुप थर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो ग्रुप थर्ड में है कि नीचे दिए गए वर्ब्स के सभी फॉर्म एक जैसे हैं। तो कुछ ऐसे ही वर्ब होते हैं जो तीनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि बीड हो गया, बीड मतलब क्या होता है, बोली लगाना। जैसे किसी चीज़ का नीलामी होता है तो वहाँ पे बोली लगता है ना, 1000 2000 3000 जो जितना लायक होता है उस पर जाकर जो सबसे हाईएस्ट बोलता है उस पर थप हो जाता है। तो बीड बीड हो गया, बेट बेट हो गया,
ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट हो गया, कास्ट हो गया, कास्ट, कोस्ट, तो ये सब क्या सिमिलर है, ठीक है। तो जो सिमिलर है इसको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड तीनों फॉर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। जो भी चीज़ इसमें है, तो बहुत सारे हैं ये भी वर्ब, तो इसको हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे रोक दे रहा है। तो लेट, पुट, रीड, सेट, शर्ट, ये सब क्या है, सिमिलर है। मतलब इसके तीनों फॉर्म क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, रीड एंड स्टडी में अंतर है। जो हम लोग पढ़ते हैं और स्टडी, रीड मतलब करता है पढ़ना और स्टडी मतलब अध्ययन करना, तो दोनों में अंतर होता है। स्टडी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, जबकि रीड हम मैगजीन, न्यूज़पेपर इत्यादि को करते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ते जा रहे हैं लगातार, आपको एक पेपर दे दिया गया न्यूज़पेपर, बोल रहे हैं कि इसको रीडिंग लगा, तो क्या कर रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन स्टडी, तो इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि रीड और स्टडी सेम है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये अंतर आपको यहाँ पे समझ में आ गया। कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर है जो आपको हमेशा कन्फ्यूज कर देंगे, तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि बियर दिया गया है, तो बियर, बोर और बॉर्न्स, ये कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा है, ये तीनों थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब पैदा करना होता है। तो यहाँ पे फॉल, फेल, फॉलेन, फाइंड, फाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, हैंग्ड, ये सब क्या है, कन्फ्यूजिंग है। लाइड, तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग जो पेयर है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा इसका, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे हम इसको आगे मूव करा रहे हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं जो क्या है, कन्फ्यूज है। तो देखिए वर्ब्स, कन्फ्यूज विथ वर्ब्स, नाउन एंड एडजेक्टिव। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब तीनों के साथ क्या है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है। किसके साथ, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के साथ कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे कि प्रैक्टिस है, लास्ट में सी आया है ये, और ये नाउन है, ठीक है। इसका मतलब अभ्यास होता है, जबकि ए सी लगा है तो वो क्या हो जाएगा, अभ्यास करना होता है। यहाँ पे एडवाइस हो गया, तो सी ई वाला नाउन हो जाता है, ए सी वाला वर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंप्लेन मतलब शिकायत करना, नाउन वर्ब हो गया, जबकि कंप्लेंट लास्ट में टी आ गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत बार आपको अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर समझ में नहीं आएगा कि अफेक्ट मतलब जो ए से शुरू हो रहा है वो वर्ब हो जाएगा, जो ई से शुरू हो जाएगा वो नाउन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, ठीक है। देखिए अमेंड मतलब क्या हो गया, संशोधन करना, और इमेंड मतलब अशुद्धियाँ निकाल देना। तो सब यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से कन्फ्यूज हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप इसे याद कर लीजिए। तो चलते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। तो ये यही बस आपको कन्फ्यूजिंग वाला दिख रहा है, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम ऊपर कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए लाइक नहीं किए हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से आप लोगों को मोटिवेशन आता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल बहुत सारा दिया गया है कि आई नीड योर एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस सी ई वाला आया, यानी कि ये नाउन हो गया। ए सी वाला वर्ब हो गया, कंप्लेंट टी आया तो नाउन हो गया, वर्ब हो गया। ई डी आया तो इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है। तो ये चीज़ आपको पहचानने आना चाहिए कि जो भी वर्ब है वो कौन नाउन है, कौन वर्ब है, ठीक है, कौन एडजेक्टिव है। ये सारी चीज़ आपको पहचानने आना चाहिए। डेली द हिंदू का जो वोकेस हम कवर कराते हैं, तो उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी सिखाते हैं। तो वो चीज़ आप जरूर देखिए डेली, आप चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको एक अलग कर देता है लोगों से। आपको इंग्लिश आ जाएगा ना, तो आपके जो सोसाइटी है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको थोड़ा सा एक अलग लोग इज्जत करेंगे। और ख़ासकर अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही आपका इज्जत होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।